नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। और सबसे पहले खबर देहरादून से, बड़ी खबर जहां पर 24 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। शासन से लेकर डीएम लेवल तक फेरबदल किए गए हैं। एसीएस मनीषा पंवार को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं एसीएस आनंद वर्धन को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को शहरी विकास का जिम्मा सौंपा गया, तो नितेश झा को ग्राम्य विकास सचिव बनाया गया है। अरविंद हांकी को पेयजल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं सचिन कुरवे को सिविल एविएशन का जिम्मा दिया गया है। एक दो नहीं बल्कि 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। पंकज पांडे को पीडब्ल्यूडी का सचिव बनाया गया। साथ ही पंकज पांडे को डीजी खनन का भी चार्ज दिया गया है। हरिचंद्र सेमवाल को सचिव मानवाधिकार आयोग का बनाया गया है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वी षणमुगम को वित्त सचिव बनाया गया है। दीपेंद्र चौधरी को सचिव कृषि विभाग बनाया गया। वहीं विनय शंकर पांडे की बात की जाए, मुख्यमंत्री का सचिव बनाए गए हैं वो। धीराज गर्ब्याल होंगे हरिद्वार के नए डीएम। आईएएस वंदना को नैनीताल का नया डीएम बनाया गया, तो वहीं विनीत तोमर को अल्मोड़ा का डीएम बनाया गया है। तो इस तरह से बड़ा तबादला उत्तराखंड में देखने को मिला है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, इन तबादलों के पीछे की वजह क्या? बिल्कुल मिनका, क्योंकि साल 2022 में जब पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट बनी थी सेकंड टर्म में, उसके बाद ये पहले बड़े तबादले एक साल के वक्त के बाद लगभग, और इसमें कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें लंबे वक्त के बाद विभागों से हटाया गया है, जिनके पास विभाग लंबे वक्त से, किसी के पास 3 साल से, किसी का 2 साल से, ऐसे कई अधिकारी इसमें शामिल हैं। कई अधिकारी ऐसे थे जो वेटिंग में थे, उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। वही 13 में से कुल 3 जिलों के डीएम बदले गए। 10 जिलों के डीएम अभी बने रहेंगे, लेकिन 3 जिलों के अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार के डीएम यहाँ पर बदले गए हैं। ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। बहुत वक्त, लंबे वक्त से इसका इंतजार होता है इस लिस्ट का, शासन लेवल से लेकर डीएम लेवल तक, कि कब यहाँ पर फेरबदल होगा। तो कई अहम डिपार्टमेंट है जैसे शहरी विकास, कृषि, खनन, जहां पर अधिकारियों के तबादले हुए, पेयजल, और अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में अब अगली नजर रहेगी आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट पर। ठीक है दीपांकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आईएएस अधिकारियों के तबादलों की खबर आ चुकी है। अब इंतजार आईपीएस अधिकारियों की सूची पर है कि नजर है कि कहां किस तरह के तबादले होते हैं। और अगली खबर भी देहरादून से। रुद्रपुर के एक्साइज इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई। एक्साइज इंस्पेक्टर प्रतिमन सिंह कन्याल को सस्पेंड कर दिया गया। शराब की 3 दुकानें नहीं उठने पर यह कार्रवाई की गई है। कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल ने यह कार्रवाई की है। इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की खबर। वैसे तो सरकार के अधिकारी 300 से ज्यादा मजार गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुमाऊं की सबसे बड़ी मजार पर कार्रवाई से अधिकारी बच रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। सीएम धामी के आदेश के बाद लगातार गिरती इन मजारों के आगे वक्फ बोर्ड आ गया है। खासतौर पर कुमाऊं के काठगोदाम में बनी सबसे बड़ी सरकार शेर अली शाह की दरगाह का मामला वन विभाग के अधिकारियों के गले गले आ गया है, क्योंकि मजार का एक मामला जहां कोर्ट में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने भी इस पर अपना हक जता दिया है। ऐसे में अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कार्रवाई की जाए तो क्या की जाए। एक संरचना बची हुई है, तो उसमें अभी कोर्ट में वो मैटर सब जुडिस है, तो पैरवी की जा रही है। जैसे कोर्ट से आदेश मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सब कानूनी दांव पेचों के बीच वन विभाग ने इस मजार को नोटिस जारी कर दिया है और पुलिस के अधिकारी भी कानून के मुताबिक मजार को हटाने का दावा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार ये कार्रवाई कुमाऊं रेंज में चल रही है। आज भी बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई चलेगी। नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, रामनगर है, इधर रुद्रपुर है, सितारगंज है, इस तरह से कुछ क्लस्टर्स एरिया नोटिफाई हमने किए हुए हैं। काठगोदाम में मौजूद सरकार शेर अली शाह की दरगाह की दूर दूर तक मान्यता है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक के जायरीन यहाँ दुआ करने पहुँचते हैं, लेकिन वन विभाग के सामने दोहरी दिक्कत है, क्योंकि मजार से लगा हुआ ही हनुमान जी का मंदिर है। ऐसे में अगर मजार पर बुलडोजर चला तो मंदिर पर भी सवाल उठने तय हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
और इसी बीच उत्तराखंड में शत्रु संपत्तियों पर एक्शन शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में 69 चिन्हित शत्रु संपत्ति हैं और अब इन पर राज्य सरकार के गृह विभाग ने कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मसूरी में कैमल रोड पर आज सरकार ने कब्जा किया। वहीं तकरीबन 1680 वर्ग मीटर जमीन को कब्जे में लिया गया। नैनीताल में मेट्रोपोल स्थित शत्रु संपत्ति में कब्जाधारियों को भी नोटिस जारी किया गया है और जल्द ही इस पर भी राज्य सरकार की ओर से कब्जा किया जाएगा। यहाँ पे भी 69 शत्रु संपत्तियों की लिस्ट जिलाधिकारियों को भेजी गई है और उनसे कहा गया है कि आप इसका सर्वे करके उसका वैल्यूएशन करके फिर जो लोग अगर किसी का कब्जा है उनको नोटिस देंगे और उसके बाद भारत सरकार में वो संपत्ति वेस्ट हो जाएगी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सूबे की इकलौती रिजर्व लोकसभा सीट है। रिजर्व होने के बाद इस सीट पर भले ही अब तक मुख्य मुकाबला बीजेपी के अजय और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के बीच ही रहा हो, लेकिन इस बार दोनों दलों में उम्मीदवार बदलने को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने हर सीट पर उम्मीदवारों को परखना शुरू कर दिया है। बात अगर अल्मोड़ा लोकसभा की करें तो ये सूबे की अकेली ऐसी सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 2009 में रिजर्व होने के बाद इस सीट पर जहां हर बार बीजेपी ने अजय टम्टा पर ही दांव खेला, वहीं कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा पर भरोसा जताया। कांग्रेस के प्रदीप टम्टा इस सीट पर 2009 से 2014 तक सांसद रह चुके हैं, जबकि बीजेपी के अजय टम्टा 2014 से लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं। लेकिन इस बार अल्मोड़ा लोकसभा में उम्मीदवारों को बदलने की हवा काफी तेज है। हमारा कैंडिडेट कौन होगा और विपक्ष को क्या कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। संगठन का काम है। संगठन 51% से ज्यादा वोटों की अपनी दावेदारी करेगा और इतने वोटों को कलेक्ट करने के लिए हमने जो भी योजना बनानी वो बनाएंगे। रिजर्व सीट होने के कारण भले ही दोनों प्रमुख दलों के पास चॉइस बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये चर्चा जोरों पर है कि अजय और प्रदीप टम्टा के विकल्प की तलाश की जा रही है। बीजेपी से जहां अजय टम्टा का विकल्प कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम भी गाहे बगाए उठता ही रहता है। इस बात का उत्तर केवल करण मेहरा दे सकते हैं, संगठन श्री करण मेहरा दे सकते हैं और हमारे वहाँ पार्लियामेंट का तय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व करता है। बदलाव की इस चर्चा में कितना दम है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के रण के लिए दोनों दल अपने सबसे मजबूत नेता को चुनावी अखाड़े में उतारना चाहेंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा दिल्ली दौरे पर है। 1 साल से अध्यक्ष का काम बिना टीम के चल रहा है, पर अब चर्चा है कि जून में करण माहरा को नई टीम मिल सकती है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं को काम और जिम्मेदारी सौंपी जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को 2022 में हुई चुनावी हार के बाद पद तो मिला, लेकिन टीम अब तक नहीं मिल पाई। करण माहरा की टीम में महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव तय नहीं है। टीम पर फाइनल मोहर दिल्ली से लगनी है और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के दिल्ली दौरे के बाद उम्मीद है कि नई टीम के नए नामों का ऐलान जून महीने के पहले हफ्ते तक हो जाएगा। इस वक्त एकमात्र उपाध्यक्ष का काम देख रहे मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक नई टीम के लिए हर लेवल पर राय मशवरा हो चुका है। इसमें केंद्रीय नेताओं से और पार्टी के हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श भी कर लिया गया है। कुछ लोगों से विचार विमर्श होना भी है। जैसे विचार विमर्श कंप्लीट हो जाएगा, मैं समझता हूं कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की मध्य तक हम निश्चित रूप से प्रदेश की कार्यकारिणी को घोषित कर देंगे। कांग्रेस संगठन के 26 जिलों में नए जिलाध्यक्ष बन चुके हैं और अब तमाम नए पुराने चेहरों की नजर उपाध्यक्ष, सचिव और महामंत्रियों के पद पर है। लगातार 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस के सीनियर नेता और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत का कहना है कि नई टीम आने से असमंजस खत्म होगा, नेताओं को अपना रोल पता होगा और पार्टी का काम आगे बढ़ेगा। पुराने लोगों में कोई भी है उसको ये पता नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और जो नए लोग शामिल किए गए उन्हें अभी तक अनुमोदन नहीं मिला, उनके नाम शामिल नहीं है, तो वो अपना कार्य उतने जोश से और उससे नहीं कर पा रहे हैं।
तो नई कार्यकारिणी आ जाएगी तो निश्चित रूप से संगठन की को गति मिलेगी और पार्टी अपने कामों को सुचारू रूप से कर पाएगी। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक के नतीजों के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं में उम्मीद जगी है, पर नई टीम के फाइनल होने के लिए यहां भी नजर दिल्ली हाईकमान पर टिकी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी कि उपनल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर ने आज चार्ज संभाल लिया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जय नारायण सिंह बिष्ट नए एमडी बनाए गए हैं। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए ये एजेंसी बनाई गई है उसका फायदा पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को जरूर मिलना चाहिए। वहीं नए एमडी ने कहा कि उनकी कोशिश अपने प्रदेश के लोगों के लिए मेहनत से काम करने की होगी। तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको रीएम्प्लॉयमेंट देने के लिए और उनका वेलफेयर देखने के लिए बना है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितने जी जान से काम कर सकूं अपने प्रदेश के लोगों के लिए। इधर राजाजी टाइगर रिजर्व में मंगलवार को एक नया मेहमान इंट्रोड्यूस हुआ। ये मेहमान थी 5 साल की बाघिन, जिसे सुबह सवेरे सुरक्षा व्यवस्था के बीच कॉर्बेट से 180 किलोमीटर का सफर तय कर राजाजी पार्क लाया गया। देहरादून के पास राजाजी पार्क के वेस्टर्न हिस्से को आबाद करने की लगातार कोशिश हो रही है। यहाँ अब टाइगर लाए जा रहे हैं। पहला टाइगर ट्रांसलोकेशन 2019 में हुआ, जब यहाँ कॉर्बेट से एक टाइगर लाया गया। 2020 में दूसरा और अब मंगलवार को तीसरी बार टाइगर ट्रांसलोकेट किया गया। कॉर्बेट के जंगलों में 5 साल की बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया गया और फिर चंद घंटों में 180 किलोमीटर दूर का सफर तय करते हुए उसे राजाजी टाइगर रिजर्व में लाया गया। 3 बाघों को अभी तक वहां पर लाकर छोड़ा गया है और हमारा विश्वास है कि कुछ समय बाद हम 2 बाघ और लाएंगे और उससे हमारे लिए ये संभव होगा कि एक फाउंडर पॉपुलेशन के रूप में काम करेंगे। बाघिन को करीब 1 हेक्टेयर एरिया में बनाए गए नेचुरल बाड़े में रखा गया है। डॉक्टर्स और पार्क प्रशासन की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। नए माहौल के अभ्यस्त होते ही अगले कुछ दिनों बाद राजाजी के घने जंगल में उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो बाड़े में रखने का आशय ये है कि किसी जानवर को जब ट्रैंकुलाइज किया गया है तो उसकी रिकवरी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है और कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। जब उसको हम बहुत गहन रूप से कॉर्बेट से राजाजी में अभी 2 और टाइगर लाने की योजना है। टाइगर पार्क के ईस्टर्न पार्ट में पहले ही 34 से ज्यादा टाइगर हैं, तो वेस्टर्न पार्ट में भी अब 4 टाइगर हो गए। अब उम्मीद है कि ये हिस्सा भी जल्दी बाघों से गुलजार होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के लोगों को अगले 48 घंटे के अंदर तपती गर्मी से राहत मिल सकती है। खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ इलाकों में तेज आंधी और हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी जिलों के लिए मौसम केंद्र के निदेशक कहते हैं कि दोपहर के वक्त तापमान बढ़ता रहेगा, लेकिन शाम को हल्की बारिश हो सकती है और कल भी कई जिलों में बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। इधर कोटद्वार पदमपुर पोस्ट ऑफिस को नगर निगम के पंचायत भवन से हटाए जाने का विरोध तेज हो गया है। नोटिस से भड़के लोगों ने नगर निगम का घेराव किया। लोगों का कहना है कि सालों से पदमपुर पोस्ट ऑफिस पंचायत भवन में ही संचालित किया जा रहा है और इससे कई लोगों के काम जुड़े हुए हैं और ऐसे में पोस्ट ऑफिस को शिफ्ट किया जाना गलत है। नगर निगम मुर्दाबाद! नगर निगम मुर्दाबाद! नगर निगम हाय हाय! सरोवर नगरी नैनीताल की पहचान हॉकी और ट्रेड्स कप से भी हो रही है। अब एक बार फिर इसी के जरिए नैनीताल में हॉकी का रंग लौट रहा है। जून में देश भर के खिलाड़ी यहां जुटने वाले हैं।
नैनीताल में ब्रिटिश दौर से जारी ट्रेड्स हॉकी कप फिर से रंग में लौट रही है। जून महीने में देश भर के खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। पैसों के अभाव में हॉकी पर छाए संकट के बादल को हटाने के लिए नैनीताल जिला प्रशासन ने संजीवनी दी है और 100 साल पुराने ट्रेड्स कप के आयोजन के लिए खुद आगे आया है। और जो फाइनेंशियली जो दिक्कत आ रही है डीएसए को, उसको सॉल्व करते हुए इवन डिस्ट्रिक्ट प्लान या स्पॉन्सरशिप जो भी हमें ढूंढनी है उसको करेंगे। तो हम ये मान के चले कि जो जून के माह में हमारा आयोजित होने वाला ट्रेड्स कप, उसको एक भव्यता हम जरूर देंगे। नैनीताल में हॉकी 1920 के दशक में शुरू हुई तो ट्रेड्स कप देश की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। इस खेल की दीवानगी इस कदर रही कि देश के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान की टीम भी ट्रेड्स कप खेलने यहाँ पहुँची। अब ट्रेड्स कप को जिंदा रखने की प्रशासन कोशिश कर रहा है। इस ग्राउंड में इतने इंटरनेशनल और ओलंपियन खेले हैं, केडी सिंह बाबू तक यहाँ खेले हैं। इसका क्रेज ही अलग है क्योंकि हॉकी इतनी पॉपुलर थी पहले। यहाँ ग्राउंड में कहीं भी जगह नहीं मिलती थी बैठने की, इतनी भीड़ हुआ करती थी। और 2 बार यहाँ पाकिस्तान की टीम भी आई है। बहरहाल ये अच्छी पहल है कि नैनीताल के युवाओं के हाथों से छूट गई हॉकी स्टिक को फिर लौटाया जा सके, लेकिन राष्ट्रीय खेल को बचाने के लिए और काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य संस्थान में श्री अन्न मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ सांसद अजय टम्टा ने किया। 24 से 28 मई को ऋषिकेश के मुनि की रेती में G20 समिट होना है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित तैयारियों को लेकर पुलिस ने बैठक बुलाई। कोटद्वार के झंडी चौड़ इलाके में 40 साल के शख्स ने ब्लेड से अपना गला रेतकर आत्महत्या की कोशिश की। शख्स मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। अस्पताल में शख्स का इलाज चल रहा है। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच और भू कानून को लेकर आज अल्मोड़ा गांधी पार्क में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नैनीताल राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं राज्यपाल 19 मई को गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। अल्मोड़ा के नवनियुक्त एसएसपी रामचंद्र राजगुरु ने कार्यभार संभाला। एसएसपी ने तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की बात कही। बागेश्वर में बुधवार को डीएम अनुराधा पाल ने सरकारी लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान यहां उन्हें कई खामियां मिली। डीएम ने खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। प्रदेश को जल्द साइबर फॉरेंसिक लैब मिलने जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का बजट मिल चुका है। अभी तक चंडीगढ़ के साइबर फॉरेंसिक लैब पर ही पुलिस निर्भर है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो उसे अपनी सैलरी से भरना होगा। चमोली में मैठाड़ा गांव के पास जंगलों में लग गई आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।